There we go. तो बेटे like do ask whenever you have a trouble, whenever there is unsureness. Shahir kept asking, Masil kept asking, rest were kind of quiet. So make sure कि आप लोग अच्छे questions पूछो जब मसला हो. जवाद was asking questions. So let's do it like that. जी बच्चों, कल की recordings unfortunately corrupt हो गई थी. I cannot post them. लेकिन मैं एक ही वीडियो में, उसमें बच्चे नहीं होंगे, तो बड़ी जल्दी में मैं पहली वाली स्किल्स एक्सरसाइज पूरी करके आपके ग्रुप्स पे लगा दूंगा. एंड दैट्स दैट. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी स्किल्स एक्सरसाइजेज 1, जहाँ पे हमने कल छोड़ी थी, और वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं. राइट बच्चे, इन द मीन टाइम और बच्चे आएंगे तो मैं उनको एंटर करता रहूँगा. वर्कशीट आंसर्स. अब इसमें वो क्या कह रहा है जी, स्टेटमेंट दे रहा है और आपसे कह रहा है कि इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, और फिर करेक्ट या इनकरेक्ट की रीजंस आपको समझा रहा है. जिधर भी कंफर्टेबल हो जल्दी से आ जाओ. वुड यू बी एबल टू सी फ्रॉम दैट फार? नो. अशीना आप इधर आ जाओ. राइट, सॉरी, ये मेरे दो स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा पहले सेटल कर रहा हूँ. राइट, एंड इनके हाथ में चीज़ केक्स हैं और चाय के कप्स हैं, तो बड़ा लग्जरी सी क्लास ये लोग एंजॉय कर रहे हैं. राइट जी, सो वी हैव पहला वाला, एन आउटवर्ड शिफ्ट. लेट मी जस्ट लेट दिस किड एंटर. आई विल बी वेरी केयरफुल, कल की तरह ये क्लास हमारी डिस्टर्ब ना हो और वो रिकॉर्डिंग करप्ट ना हो जाए. राइट जी, सो लेट्स स्टार्ट. An outward shift in production possibility curve may initially raise unemployment. This is a correct statement. PPC बाहर शिफ्ट हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आगे चला गया. आप पहले PPC के ऊपर हो, इसका मतलब है कि यू आर बिलो द नेक्स्ट PPC, तो देयर इज रूम फॉर मोर रिसोर्सेज बीइंग एम्प्लॉयड. मींस हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वक्ती तौर पे. ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डिसएडवांटेज भी है. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला अहमद, गुड टू सी यू जॉइन बेटे. रोज आए आप प्लीज. राइट, क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट जी, buying shares of a profitable company is considered to be investment and raises aggregate demand. This is an incorrect statement. Economics में investment is just spending on capital goods, machinery, roads, factories, even new houses. But कभी भी shares में पैसा लगाना या property खरीदना, land खरीदना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर होती. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम? सॉरी, मैंने 3-4 ही की थी तो मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ. थर्ड स्टेटमेंट, लेट्स सी इफ यू गाइस कैन पिक इट अप. इसका आंसर नजर नहीं आ रहा. ए फॉलिंग इन्फ्लेशन रेट डज नॉट मीन दैट प्राइस लेवल इज फॉलिंग एज वेल. अशलीना, अगर इन्फ्लेशन रेट फॉल हो रहा है, it does not mean कि price level is falling. Is it a true statement? Yes. According to Ashlina, it's a true statement and she's right. इसका सिर्फ मतलब ये है कि prices are rising slower. पहले 8% पे, अब कोई 6% पे या 4% पे महंगाई हो रही है. ये नहीं हो रहा कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं. Aiza, you got it? Yep. तो basically this is the answer. It's a correct statement. A falling inflation rate is disinflation, which means price level will continue to rise but at a falling rate. Price level will fall only when the inflation rate is negative, जब deflation हो रही है. Next statement जी, there is a higher number of people in employment in a country where the unemployment rate is low compared to a country where high unemployment rate exists. ये स्टेटमेंट भी गलत है. इट्स जस्ट अ परसेंटेज. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? नंबर अनएम्प्लॉयड ओवर लेबर फोर्स इनटू 100. ये सिर्फ परसेंटेज बता रही है. टोटल वर्क फोर्स हमें नहीं पता तो हम नंबर मालूम नहीं कर सकते. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इसकी एक्सप्लेनेशन जल्दी से देख लेते हैं. हदीज आए हैं और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी इसको. सो unemployment is given as a percentage of labor force. Higher unemployment rate does not necessarily mean a higher number of unemployed or lower number of unemployed people, as it will depend on the size of labor force. एक कंट्री की लेबर फोर्स ही थोड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा भी हो तो नंबर बहुत कम होगा. समझ आ रही है बात? सो इट्स नॉट, it sounds like it but it's not. It's just a percentage. आज आपको समझ आया? Right, let's move on to the next one. For the price level to be stable, the rate of inflation must be stable. ये भी incorrect statement है. Stable inflation क्या है? हर साल 2% महंगाई हो रही है.
इसका मतलब क्या है, प्राइस लेवल हर साल 2% से बढ़ रहा है। सो प्राइस लेवल टू बी स्टेबल के लिए इन्फ्लेशन रेट स्टेबल होना जरूरी नहीं है, इन्फ्लेशन रेट का जीरो होना जरूरी है, ताकि प्राइस लेवल वहीं रहे हर साल। एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? आई नो आई एम थ्रोइंग इन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट दीज शीट्स आर। जी बेटे, जी जी जी, दोबारा बोलें। Oh, why did it take you so long? First one was outward shift of PPC curve may initially raise unemployment. बेटे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जितना पॉइंट इनसाइड पीपीसी है, पीपीसी से दूर जितना आप पीछे पॉइंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब पीपीसी शिफ्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल हम पहले पीपीसी के ऊपर थे, अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नया पीपीसी आगे है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वक्ती तौर पे बढ़ रही है ना, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट रेट आगे है। गॉट इट मोमल? Okay, great. Let's move on to the next one जी। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। All goods provided by government are public goods. Proper misunderstanding है ये। This is an incorrect statement. गवर्नमेंट प्राइवेट गुड्स भी प्रोवाइड करती है, जिसमें मेरिट गुड्स भी शामिल हैं, रोड्स भी शामिल हैं, बेसिक नेसेसिटीज सब्जियां चावल वगैरह भी शामिल हैं। सो इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Government not only provides public goods but also provides many private goods such as road, public parks, hospitals and schools. ये merit goods, demerit goods, basically they are private goods. They are excludable, rival and there is no free rider problem. सबको समझ आ गया? पब्लिक गुड होने के लिए गवर्नमेंट का प्रोवाइड होना जरूरी नहीं है, लेकिन साथ में ऑल गुड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर पब्लिक गुड्स। ये अच्छा, ये तो हमने कर ली थी। नेक्स्ट जी, पब्लिक गुड्स मस्ट ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आइजा, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? क्या प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है? नो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये गलत स्टेटमेंट है। ये सही स्टेटमेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। आपने सही बोला, सॉरी, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स बिकॉज दे आर फ्री राइडर प्रॉब्लम उनके अंदर है। एक्सक्लूडेबिलिटी का मसला नहीं है उसमें, नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, नॉन ड्राइवल हैं, इनके पैसे चार्ज नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से सिर्फ गवर्नमेंट ही टैक्स के पैसे से इनको प्रोवाइड करती है। डू यू गाइस नीड मोर रिट्रेशन ऑन दैट? Public goods, street lights, national defense, they are non-excludable. एक बार लग गई, किसी को उसके इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता। Their non-rival consumption by one consumer does not diminish the availability for the rest of the consumers. इसलिए there is a free rider problem. कुछ लोग टैक्स देंगे, बन जाएंगी, बाकी फ्री में एंजॉय करेंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर क्योंकि इसके पैसे चार्ज नहीं कर सकता, फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से ये सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। एनी क्वेश्चंस गाइस? Number 8. Roads and motorways are examples of public goods. Thus, they must be provided by the government. जी, कोई बच्चा आप में से मुझे बताओ, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? रोड्स एंड मोटरवेज, सॉरी दोबारा बोलें। फॉल्स, वेरी गुड, बिल्कुल फॉल्स हैं। क्या वजह है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वजह क्या है? इनके ऊपर टोल प्लाजाज लगे होते हैं, आपको टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है, एक्सक्लूडेबिलिटी आ गई। चले फर्ज किया फ्री एंट्री है रोड के ऊपर, जैसे जीटी रोड है, लेकिन जब रश हो जाता है तो राइवलरी आ जाती है, राइवलरी आ जाती है। तो बेसिकली दे आर इन एसेंस प्राइवेट गुड्स। बहुत ज्यादा करो तो ये क्वेज़ाई पब्लिक गुड्स बन जाती हैं कि कुछ हद तक प्राइवेट और कुछ हद तक पब्लिक, लेकिन मेनली दे फॉल अंडर नॉन पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, राइट? अच्छा, मैं दोबारा बार बार बता रहा हूं कि इसमें A2 को तो सारा मालूम होना चाहिए, कॉम्पोजिट वालों को भी सारा मालूम होना चाहिए, एएस वालों के लिए अभी तक जो चीजें आई थी सारी एएस वालों के लिए थी मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिकी है। हायर इनकम टैक्स फोर्सेस कंज्यूमर्स टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर। इनकम टैक्स जब लगता है, क्या कंज्यूमर्स कम कंज्यूम करते हैं? पहले इस पे गौर करें। अशलीना, इज इट ट्रू? पहला पार्ट ट्रू है, माइक बंद करते जरा। पहला पार्ट इज ट्रू, जब इनकम टैक्स बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, लोग कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये कहना कि वो सेव ज्यादा करते हैं, वो सेव भी लेस कर पाते हैं बिकॉज उनकी डिस्पोजेबल इनकम ही कम हो गई है। हेंस इनकरेक्ट। हायर इनकम टैक्स रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम एंड फोर्सेस कंज्यूमर्स टू कंज्यूम एज वेल एज सेव लेस। सबको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो
जरूर बच्चों, रिक्वेस्ट जरा टाइम पे आ जाया करें, आपने काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। खैर वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। अब जी नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट हैज़ प्राइस इलास्टिक डिमांड व्हेन अ राइज इन इट्स प्राइस कॉजेज ए फॉल इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये अक्सर बच्चे गलत आंसर करते हैं इस बात का। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? प्राइस इलास्टिक डिमांड, बेटे इलास्टिक हो, इनकरेक्ट है। प्राइस इलास्टिक हो, प्राइस इन इलास्टिक डिमांड हो, प्राइस बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। इलास्टिक में प्रोपोर्शनेटली ज्यादा, इन इलास्टिक में प्रोपोर्शनेटली कम। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। A rise in price always causes a fall in quantity demanded of a product irrespective of PED. However, the fall in quantity demanded is proportionately higher for goods with price elastic demand. तो ये बात सबको पल्ले बांध देनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जी A2 के पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अ परफेक्टली कंपेरेटिव फर्म maximizes profit where its sale price equals the marginal cost of last unit produced। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? एनी A2 स्टूडेंट? परफेक्ट मार्केट में फर्म्स कहां प्रोड्यूस करती हैं? वेयर MC इज इक्वल टू MR। क्या MR ही प्राइस होता है? स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है? एनी A2 स्टूडेंट बेटे? कम ऑन सिटी स्कूल, हमना, जरवा। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड इज AR, MR एंड प्राइस। तो जब MC उसको कट करता है, लास्ट यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है वही प्राइस होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म, सेल प्राइस इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक हो गया। अब जी, हायर द जीनी कोएफिशिएंट द ग्रेटर वुड बी द इनकम इनइक्वालिटीज। करेक्ट। जीनी कोएफिशिएंट इज एन न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। ये AS A2 दोनों का है। जितना आंसर 1 के पास, उतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और जितना आंसर 0 के पास, उतनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हायर द जीनी कोएफिशिएंट वैल्यू द ग्रेटर वुड बी द इनकम इनइक्वालिटी। A2 वाले यहाँ पे लॉरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट भी माइंड में लाएं। जितना वो एरिया परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन से दूर लॉरेंस कर्व और उसके बीच में है एरिया A, उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा है। अच्छा, इसने भी वही लिखा हुआ है, जीनी कोएफिशिएंट इज द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द लॉरेंस कर्व एंड द एंटायर एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। हायर द लॉरेंस कर्व, the higher the Gini coefficient would be, and the greater would be the income disparities. A over A plus B। ठीक है जी। 13th, ये भी A2 का है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एडिंग मोर ऑफ अ वेरिएबल इनपुट लेबर टू फिक्स्ड फैक्टर्स लाइक मशीनरी विल रिजल्ट इन फॉलिंग आउटपुट। जब भी हम एडिशनल वर्कर मशीन पे लगाते हैं, क्या आउटपुट गिरती है अश्लीना? शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है, बाद में स्लो बढ़ता है, बहुत देर बाद वो नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एडिंग मोर एंड मोर वेरिएबल इनपुट सच एज लेबर टू गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड इनपुट सच एज कैपिटल इनिशियली रेजेस द आउटपुट एट एन इंक्रीजिंग रेट, लेटर एट ए डिक्रीजिंग रेट। सो आउटपुट राइज करती है थ्रू आउट अनलेस नेगेटिव रिटर्न्स आ रहा हो। सबको क्लियर हो गया बेटे A2 वाले? ये आखिरी 3-4 आप लोगों की थी। Number 14, G. Lowering income tax and lowering interest rate are demand side tools as well as supply side tools। क्या ये बात सही है? Anyone? डिमांड साइड तो ये डेफिनेटली है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है इनकम टैक्स कम करना, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट्स कम करना। डिमांड साइड ये डेफिनेटली है, लेकिन ये लॉन्ग रन में सप्लाई साइड टूल्स भी बन जाते हैं। जब इनकम टैक्स कम करते हो, वर्कर्स को इंसेंटिव आता है काम करने का, दे जॉइन लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई बढ़ने से सप्लाई साइड बढ़ती है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट कम करने से फर्म्स बोरो ज्यादा करती हैं, इन्वेस्ट ज्यादा करती हैं। लॉन्ग रन में कैपिटल गुड्स का स्टॉक बढ़ने की वजह से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई यानी हमारा PPC राइट पे शिफ्ट होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ाती हैं दोनों ये, लेकिन क्योंकि लेबर को इनकम टैक्स कम होने से इंसेंटिव टू वर्क आ रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है, सप्लाई साइड टूल बन गया। इंटरेस्ट रेट कम होने से फर्म्स इन्वेस्ट ज्यादा कर रही हैं,
उसकी वजह से कैपिटल गुड्स का स्टॉक बढ़ रहा है, सप्लाई साइड टूल बन गया लॉन्ग रन में। एवरीवन क्लियर? अच्छा जी, राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट लीड्स टू अ राइज इन एवरेज कॉस्ट। सोच समझ के बताइएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, A2 का है ये, सोच समझ के बताइएगा क्या ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू है। अभी कोई बच्चा आ रहा है, तलहा टाइम पे मेरा बेटा जी, तो मुझे बताएं नंबर 15, एनीवन, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट कि जब भी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है एवरेज कॉस्ट फौरन बढ़ना शुरू हो जाती है? शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व सोचें, एमसी पहले गिरता है फिर उसके बढ़ के उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आई एम सरप्राइज बच्चों ने आंसर नहीं दिया। एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूज टू फॉल as long as marginal cost is below the average cost curve. Once it cuts average cost at the lowest point और marginal cost ऊपर निकल जाता है extreme diminishing returns की वजह से और fixed cost के divide होने का effect कम होने की वजह से average cost भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये tricky था, सबको समझ आ गया है? Otherwise please ask. You should be thinking. Okay, next G, let's go to the next question. A comparatively higher inflation rate in country X, ये A1 A2 दोनों का है, than country Y necessarily means the price level in country X is higher. अगर एक कंट्री में 10% इन्फ्लेशन रेट है दूसरे में 8% है, does it means चीजें कंट्री पहले वाले में महंगी हैं? बताइए करेक्ट? एनीवन, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। ये बेटे सिर्फ रेट बता रहा है कि स्पीड से प्राइसेस बढ़ रही हैं, ओरिजिनल प्राइसेस प्राइस इंडेक्स हमारे पास नहीं है, सो इट्स इनकरेक्ट। हायर इन्फ्लेशन रेट मींस प्राइसेस राइज फास्टर, but it does not necessarily mean that goods and services are more expensive in country with a comparatively higher inflation rate. पहले हो सकता है उनकी कम रेट्स हो, अब एकदम से रेट ज्यादा हुआ है दूसरे से, प्राइसेस देखो अमेरिका में इन्फ्लेशन पाकिस्तान से बहुत कम है लेकिन चीजें वहां पे ज्यादा महंगी हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। मिनिमम प्राइस शुड बी इम्पोज्ड ऑन डीमेरिट गुड्स। एक सेकंड जी, समवन इज जॉइनिंग तो लेट देम इन। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। यस, गलत बोल रही हैं आप अश्लीना। मिनिमम प्राइस शुड बी इम्पोज्ड ऑन डीमेरिट गुड्स, यस, ताकि वो इक्विलिब्रियम से ऊपर लगे, कंज्यूमर सिगरेट्स अल्कोहल वगैरह कम खरीदें, और मेरिट गुड्स के लिए मैक्सिमम प्राइस लगनी चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थे। मिनिमम प्राइस डीमेरिट गुड्स पे ताकि उसको महंगा करो, इक्विलिब्रियम से ऊपर लगाओ और डिमांड गिरे। मैक्सिमम प्राइस एजुकेशन वगैरह की नीचे रखो इक्विलिब्रियम से ताकि लोग ज्यादा खरीद पाए। तो करेक्ट, effective minimum price is set above market equilibrium and discourages the consumption of demerit goods by making them expensive. An effective maximum price is set below the market equilibrium. इनके नाम उल्टे हैं। मिनिमम मीन्स प्रोड्यूसर इससे नीचे नहीं बेच सकता, इक्विलिब्रियम से ऊपर इफेक्टिव है। मैक्सिमम मीन्स प्रोड्यूसर इससे ऊपर नहीं बेच सकता, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए इक्विलिब्रियम से नीचे लगाई जा रही हैं। तो मेरिट गुड्स को सस्ता किया जाता है, डीमेरिट गुड्स को महंगा किया जाता है मिनिमम प्राइस लगा के। Christina, are you clear or not? The thing is, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। wouldn't they usually have it in the last statement? वो तो इफेक्टिवनेस की बात हो रही है ना, बट वेयर दे शुड बी पुट। फॉर डीमेरिट गुड्स अबव इक्विलिब्रियम टू मेक देम एक्सपेंसिव, फॉर मेरिट गुड्स एजुकेशन वगैरह बिलो इक्विलिब्रियम टू मेक देम चीपर। A maximum price on demerit goods. I understand that's the evaluation, that's the limitation of the policy, but it should be placed above equilibrium for demerit goods, minimum price लगाओ और maximum price लगाओ for merit goods ताकि वो सस्ती हो जाए जी। अकॉर्डिंग टू केन्जियंस, A2 का क्वेश्चन, ए मार्केट इकोनॉमी इज इनहेरेंटली अनस्टेबल एंड गवर्नमेंट मस्ट प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। केन्स ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव कि गवर्नमेंट के बगैर इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम में नहीं आती, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स आते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट जी। अ बिजनेस शुड शट डाउन इमीडिएटली इफ इट इज इनकरिंग लॉसेस। A2 बताएं जी, कब तक बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए? As long as their revenue, हाँ, very good, as long as उनका revenue is greater than variable cost या average variable cost या even उसको cover कर रहा है, क्योंकि उसमें लॉस कम हो रहा है या लॉस बढ़ नहीं रहा।
तो वेल डन जी। अब उसके बाद ये खत्म होने वाली हैं हमारी एक्सरसाइजेज। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट कैन हेल्प प्रिवेंट ए मार्केट फेलियर। क्या ये बात सही है? क्या हम एजुकेशन के बारे में मुसलसल अच्छी तरह परसुएशन करें, एडवर्टाइजमेंट करें, क्या लोग ज़्यादा खरीदेंगे, मार्केट फेलियर कम होगा? क्या डीमेरिट गुड्स के बारे में मुसलसल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट बेटे। ए एस ए टू दोनों के लिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? डीमेरिट गुड्स के बारे में बुरी तरह परसुएशन दो कि कितनी बुरी है, आपको लंग कैंसर हो सकता है, आपको ये मसला, फलाना मसला। Plus, you can fix मेरे negative experience. एक्सटर्नलिटीज यहाँ पे बात नहीं हो रही। But you can. Yes, through providing information to consumers and producers. Yes. Muhib Nadeem, who is that? I don't know. Anyways, let's move. जी बेटे, जी जी जी। Yes बेटे। तब भी करेक्ट होता। एडवर्टाइजमेंट दो तरह की है, इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव। दोनों तरह से मार्केट फेलियर कम होता, इंफॉर्मेशन फेलियर कम। अगेन आप लोग उसकी लिमिटेशंस पे फोकस कर रहे हैं। क्या थ्योरी सही लग रही, क्या क्या पॉलिसी सही इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ये देखना है अभी। ये सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट की बात है। आप लोगों ने क्योंकि बहुत पढ़ लिया है कि एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल नहीं होती, लोग No, इग्नोर कर देते their हैं। argument is अच्छा बोलो ना। if you successfully advertise, say, a demerit good, then it's increasing a market failure as opposed to हाउ? because let's अच्छा say अच्छा अच्छा, ये अशलीना कह रही है कि उसके हक में एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये समझा था तो फिर आपकी बात सही है, लेकिन नहीं। इट्स अबाउट गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग देम एज अ नेगेटिव गुड या मेरिट गुड्स को एज अ पॉजिटिव गुड। ये A2 A1 दोनों के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट का टूल पढ़ा है। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट जी बेटे। टैक्स रेवेन्यू राइजेज व्हेन टैक्स रेट आर रेज्ड। ट्रिकी क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाया है, क्या लाजमी उनका रेवेन्यू बढ़ेगा? मोर A2 का है ये, लेफर कर्व को माइंड में लाएं। the President Reagan's tax Yes, is that the ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हायर टैक्स रेट में स्लो डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस आता है, जिसकी वजह से जी जी जी। question I wasn't ऊंचा ऊंचा ऊंचा। wasn't the Laffer curve ineffective in some cases? In America, but in England it was effective. Again, you guys are looking at the evaluation. Look at, is it the correct statement in economics or not? Just stick to the basic. Invariably. मुझे बताओ, टैक्स बढ़ाने से कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है, Hmm. उसकी भी कितनी वीकनेसेस है। Yeah. तो फिर हम, और इसका तो हर स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इकोनॉमिक टूल्स हैव द लिमिटेशंस। 50-50. नो, हायर टैक्स रेट डू नॉट इंश्योर हायर टैक्स रेवेन्यू। जितना टैक्स बढ़ाते जाते हो डिसइंसेंटिव होता है, फर्म्स और वर्कर्स कम काम करते हैं, कम प्रॉफिट बनाते हैं ताकि वो हायर ब्रैकेट्स में ना जाए। तो ये थ्योरी है ना, आप थ्योरी पे स्टिक करो। बच्चों, आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मेरे साथ एक दो जीनियस बैठे हुए हैं जो कि कीड़े निकाल रहे हैं इकोनॉमिक्स में। समझ आ रही है आप सबको? ऑल राइट जी, करेक्ट है ये। नेक्स्ट जी, डिक्रीजिंग द पीरियड व्हेन, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश I think करता you हूँ कि skipped one. नहीं नहीं, बिल्कुल स्किप किया, यही पढ़ रहा हूँ। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस, अच्छा, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक raises the money supply by an amount higher than the increase in government expenditure. A2 का है ये कॉन्सेप्ट। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, हम पे स्पेंड करती है, क्या मनी सप्लाई बढ़ेगी? यस। एक एक्सटर्नल सोर्स से पैसा लिया गवर्नमेंट ने, हम पे स्पेंड कर दिया, हमारी इनकम्स बढ़ी, हमारे कमर्शियल बैंक्स में पैसा आया, उन्होंने मल्टीप्लायर लेंडिंग की, मनी सप्लाई, हमारी जो है मनी सप्लाई वो काफी बढ़ी। This is what Clear? you freeze and unfreeze. फ्रीज एंड अनफ्रीज भी इसका आता है। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? नंबर 23, डिक्रीजिंग द पीरियड, ये A1 का है मेनली। अब डिक्रीजिंग द पीरियड व्हेन अनएम्प्लॉयड आर एलिजिबल फॉर वेलफेयर पेमेंट्स विल हेल्प रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सॉरी, मेनली A2 का है। अगर हम वो पीरियड कम कर दें, ठीक है, कि वर्कर्स जो एलिजिबल होते हैं वेलफेयर पेमेंट्स के लिए, तो क्या उसकी वजह से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा? करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? डिक्रीजिंग द पीरियड ऑफ वेलफेयर पेमेंट्स, 6 महीने सिर्फ मिलेंगी जी आपको, 6 महीने बाद वेलफेयर पेमेंट्स बंद, पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट कम होगा। नेक्स्ट जी 24, A2, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व,
it is possible to achieve low inflation and high economic growth at the same time. Anyone ji, correct or incorrect? फिलिप्स कर्व वाई एक्सिस पे था इन्फ्लेशन रेट, एक्स एक्सिस पे था अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अनएम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक करो. फिलिप्स कहता था जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है इन्फ्लेशन बढ़ती है. इनवर्स रिलेशनशिप है. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है? जी बोले. दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट जरवा. इकोनॉमिक ग्रोथ हाई मींस अनएम्प्लॉयमेंट कम, तो उस वक्त तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना, लो नहीं रहेगी. समझ आ रही है बात? डिमांड पुल इतने इसमें कॉस्ट पुश से शिफ्ट होता है बेटे. फिलिप्स कर्व इज जस्ट टू डू विद डिमांड पुल इन्फ्लेशन. उसने क्या थ्योरी दी थी कि गवर्नमेंट जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहे थोड़ी सी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर ले. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. समझ आ गया? जरवा, डू यू गेट इट हाउ यू वर रॉन्ग या कोई कंफ्यूजन? नो नो नो, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. आप अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशनशिप सोचो. जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही होती है. आप उसको नहीं देख रहे. ओके जी बेटे, आप बोलें दूसरा बच्चा. 23rd कह रहा है बेटे ये असल में ज्यादा A2 के लिए. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है जिसमें साइक्लिकल के अलावा बाकी स्ट्रक्चरल और वो सारी एग्जिस्ट करती हैं जो मतलब कि वॉलंटरी हैं. तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड हुआ है उसको सिर्फ 6 महीने बेनिफिट दूंगी फिर वापस ले लूंगी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तो शहीर लोग फॉरेन जॉब ढूंढेंगे ना कि 6 महीने बाद गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना बंद कर देना है. तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा. गॉट इट शहीर? ओके. नंबर 25 ये दोनों के लिए जी. A1 A2 एक्सचेंज रेट शुड बी रेज्ड एंड इंटरेस्ट रेट शुड बी डिक्रीज्ड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. क्या ये स्टेटमेंट दोनों जगहों पे सही है? आयजा आप बताइएगा. वेरी गुड. कहाँ पे ठीक है? इंटरेस्ट रेट के बारे में स्टेटमेंट ठीक है. कम करोगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ाने से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम विड्रॉल, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस. तो दिस इज अ पार्शली करेक्ट हेंस इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सब बच्चों को क्लियर हो गया? बच्चों इट्स सच अ गुड डॉक्यूमेंट. इसको अगर आप लोग 2-3 बार कर लो ना आपके एसेज ठीक हो जाएंगे. जी बोलें. सॉरी. हमने अच्छा आपको तो कभी वो पूछेगा ही नहीं ना करेक्ट और इनकरेक्ट. एमसीक्यूज में ऐसी बात करेगा. तो पार्शली करेक्ट है तो गलत है ना. ठीक है. देयर आर नो हाफ ट्रूथ्स. हाँ उसमें उसमें आप पिक करेंगे कि ये बात पहले वाली ठीक थी दूसरे वाली गलत थी, वो आपको ऐसी ऑप्शन देगा. गॉट इट? ओके. लेट्स मूव ऑन. दिस इज नाउ आई थिंक एंड ऑफ इट. या दिस इज एंडेड. लेट्स गो विदाउट एनी फर्दर अडू एनालिसिस पे जहां बच्चे मार्क्स लूज करना शुरू करते हैं. और फिर थर्ड इवैल्यूएशन है जहां बच्चे बहुत मार्क्स लूज करते हैं. दिस इज गोइंग टू बेनिफिट बोथ क्लासेस, स्पेशली कॉम्पोजिट एंड एएस हियर, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस इलास्टिसिटीज वगैरह की हैं. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बगैर आंसर दिखाए पहले स्टार्ट करना चाह रहा हूं. पीडी की वैल्यू दी हुई है जी -1.5. क्या पीडी का साइन हमेशा नेगेटिव होता है? कमेंट करें साइन के ऊपर. इट्स ऑलवेज नेगेटिव. एक्सप्लेन करें साइन को कॉलम में. व्हाई इज इट ऑलवेज नेगेटिव? बिकॉज ऑफ, शाबाश, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. वेरी गुड. वैल्यू पे कमेंट करें. इलास्टिक है कि इन इलास्टिक? इलास्टिक 1 से ऊपर है. माइनस सिर्फ नेचर ऑफ रिलेशनशिप है. मतलब क्या एक्सप्लेनेशन 1.5 का? smaller percentage change in price will cause a greater percentage change in quantity demanded. यानी 1% change in price will cause 1.5% change in quantity demanded. I don't know this kid. I am not letting him in. Let's move on. जी everyone clear on this? जी बेटे जी बोले.
ओ अच्छा अच्छा, सॉरी। ओके ओके ओके, आई गॉट इट भाई, ठीक है। अब उसे को दोबारा ज्वाइन करे, बिकॉज आई कांट सी हिम इन द लिस्ट नाउ। या आई कांट सी हिम, उसी को दोबारा ज्वाइन करे। राइट जी। पीडी, अब आप एक बचा आयजा, आप पूरा बताएंगे। पीडी -0.8, क्या ये माइनस साइन पीडी के साथ हमेशा होता है? पहली बात, ठीक है, जरा ऊंचा बोलिए। कमेंट करें वैल्यू के ऊपर, इलास्टिक या इन इलास्टिक? रिलेटिवली इन इलास्टिक। वन से नीचे आपने नंबर देखना है, स्ट्रेंथ नंबर से शो हो रही है, लेस देन वन इन इलास्टिक। साइन को एक्सप्लेन करना वही है, इनवर्स रिलेशनशिप। एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यू दें 0.8 को, इन इलास्टिक का मतलब समझाएं। Very well spoken. A higher या greater percentage change in price is causing only a smaller percentage change in quantity demanded. 1% change in price is causing 0.8% change in quantity demanded. 10% change, 10 को 0.8 multiply करो, 8% change in quantity demanded. Clear? MED, new name for income elasticity of demand. एशलीना साइन पे कमेंट करें, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन सी गुड्स का पॉजिटिव साइन होता है? नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स, यानी जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये एक्सप्लेनेशन हो गई। वैल्यू पे कमेंट करें आयजा, 1.2। इलास्टिक, इन इलास्टिक? इलास्टिक मींस ये कौन सी गुड है, नॉर्मल या सुपीरियर? सुपीरियर। स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन इनकम इज कॉजिंग greater percentage change in demand, meaning 1% change in income is causing 1.2% change in demand. Everyone clear on that जी? अब्दुल्ला जाकिर, MED 0.3, बेटे प्लस का साइन है, कौन सी गुड है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव साइन है, कौन सी गुड है, नॉर्मल या इंफीरियर? नॉर्मल गुड। 0.3 क्या बता रही है, नेसेसिटी है, नॉर्मल है या सुपीरियर है? नेसेसिटी है, शाबाश। बेसिक नेसेसिटी 0 आंसर आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड फॉर इनकम चेंजेस। और 0 से जितने पास हैं उतनी नेसेसिटी है। 1 और 0 के बीच में 0.5 और 1 के बीच में नॉर्मल है, 1 से ऊपर सुपीरियर है। MED -1.2, अशलीना कौन सी गुड है? इंफीरियर गुड। और रिलेशनशिप इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? मींस 1% चेंज इन इनकम इज कॉजिंग 1.2% change in demand, elastic response है। CED न्यू नेम फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी, आप XED लिखें, MED में YD लिखें, कोई मसला नहीं है। CED में 0.5, आइजा प्लस साइन कौन सी गुड शो कर रहा है? सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या ये अशलीना क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं या डिस्टेंट? 0.5 आंसर है। They're different, they're distant substitutes. 1% change in price of Coca-Cola is costing only 0.5% change in demand for gourmet cola. ठीक है? Zurez CD plus 2.5, substitutes या complements? Zurez plus sign है, substitutes या complements? Zurez नहीं है, मनाल, LGS मुझे बताएं, सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स? बच्चों शर्म नहीं करो, गलत हो जाएगा मैक्सिमम। सब्स्टिट्यूट्स 2.5 आंसर है। हाँ हाँ, 2.5 आंसर है। क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि डिस्टेंट? हायर द वैल्यू द क्लोजर द रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो सब्स्टिट्यूट्स बड़े क्लोज वाले हैं। कोक एंड पेप्सी, 1% पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ाई, कोक की डिमांड 2.5% बढ़ गई। क्लियर? आज भी पेपर चेक कर रहा था, बच्चे एक्सीडी का यूज बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। सुने जरा, एक्सीडी रिएक्टिव मेजर है। बच्चे लिख रहे हैं जी वी कैन रिड्यूस द प्राइस इफ वी गॉट लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नो, इफ सब्स्टिट्यूट raise their price, our demand is likely to increase, we should also raise the price and increase supply. This reaction करो, action नहीं करो XCD में। It's a responsive measure, not
डिसीजन मेकिंग मेजर। समझ आ गया? नेक्स्ट जी, माइनस साइन है आयजा, कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्स 0.75 क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स और डिस्टेंट। डिस्टेंट मसलन बटर एंड ब्रेड, और 1.25 माइनस वाला कॉम्प्लीमेंट है बड़ा क्लोज, मींस पेट्रोल एंड कार्स। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? कोई कंफ्यूजन? CD 0, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड 0। अश्लीना ये कौन सी गुड्स हैं? ना ये सब्स्टिट्यूट्स हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये कौन सी हैं? एक की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, दूसरी की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दीज आर अनरिलेटेड गुड्स। और MED 0 आयजा, अनरिलेटेड। MED 0, इनकम इलास्टिसिटी 0, दीज गुड्स आर नो बेसिक नेसेसिटीज, जिनकी इनकम बढ़े या कम हो। ब्लड प्रेशर की गोली अमीर ने भी एक खानी है, गरीब ने भी, इनकम ज्यादा हो या कम हो उतना ही। एवरीवन क्लियर ऑन दैट जी? एक्सीलेंट। अब बच्चों ये सॉल्व है। जी जी, बिल्कुल हो सकता है, अगर बहुत ही कोई बेसिक नेसेसिटी है। बेटे भूखे नहीं मर सकते आप, आटा आपने खरीदना ही खरीदना है। इनकम गिरेगी तो आप थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो आंसर आएगा, 0.00 समथिंग। ठीक हो गया? इन पेडेंटिक नेचर यस मे बी जीरो ना हो सके, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक होता है, आप लिख सकते हैं फॉर बेसिक नेसेसिटीज। अब बेटे ये सारा फील्ड है जो हमने अभी जुबानी किया, तो दिस शुड हेल्प यू इन करेक्टिंग एनी ऑफ द एरर्स। माय सजेशन, नेक्स्ट फ्यू डेज में ये सारे फिल करो, अपने प्रिंट आउट्स लो, इनको फिल करो, या वो जो इलेक्ट्रॉनिक पेन से इसके ऊपर लिखो और कंपेयर करो मेरा क्या स्कोर आ रहा है। ये आपका AS बहुत ठीक कर देगा। फिर जी लेबलिंग एंड इंटरप्रेटिंग डायग्राम्स, दिस इज मोर ऑफ AS, बट A2 स्टिक अराउंड। कई रिपीट क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो A2 में भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब बच्चे देखें और मुझे लेबल बताएं। लेट्स स्टार्ट विद 1। ये कौन सा डायग्राम है? Y एक्सिस पे मैं क्या लिखूंगा, X एक्सिस पे क्या लिखूंगा? एनीवन जी, ये कौन सा डायग्राम है? नंबर 1 मैं क्या लिखूंगा Y और X एक्सिस पे? गुड A, गुड B, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। ये PPC डायग्राम है। राइट साइड पे आयजा डिमांड सप्लाई डायग्राम लगे हुए हैं। क्या लेबल होना चाहिए नंबर 5 का? प्राइस एंड क्वांटिटी। एक्सीलेंट। नंबर 2 अगेन सेम है जी, गुड Y, गुड X, या कंज्यूमर कैपिटल गुड्स, मेरिट डीमेरिट गुड्स व्हाटएवर। और 6 का भी प्राइस एंड क्वांटिटी होगा। अगेन इस पे भी वही लेबल होगा। 3 पे गुड Y, गुड X। A to B मूवमेंट क्या शो कर रही है आयजा बेटे? दिस इज शोइंग एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर PPC। अश्लीना 7 को लेबल भी करें और कोई रीजन बताएं क्यों सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, रिवेंटिस के कोई फैक्टर उठाएं। ऊंचा बोले ताकि बाकी सुन सकें। It would be price and quantity. प्राइस एंड क्वांटिटी लेबल होगा। Why would supply shift to left? कोई रीजन? Price of raw materials. रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए हैं, वेजेस बढ़ गई हैं, नेचुरल डिजास्टर्स व्हाटएवर। जी अगेन गुड Y, गुड X। A to B मूवमेंट, ये बच्चों ने गलत किया हुआ था, LGS के बच्चों ने। मुझे कोई LGS का बच्चा यहाँ पे सिद्रा, आप आंसर करेंगी। A to B मूवमेंट क्या शो कर रही है? PPC के ऊपर मूवमेंट ये क्या शो कर रही है? नहीं बेटे, नंबर 4 मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A to B ऑन PPC क्या शो कर रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन क्या हो क्या रहा है? वाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर इट मेरा बेटा, reallocation of resources and it results in opportunity cost। अच्छा बच्चा अब लेबल करेगा, ए के ऊपर नीचे लिख देना इधर 150, नीचे 50 एंड 100, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाइएगा। 3 मार्क्स, बहुत सिंपल आप लोगों ने जाया किए हैं LGS फेज 5 इस सिंपल से क्वेश्चन पे अपने मिड्स में, अपने मॉक्स में। सॉरी ओ मुदस्सिर को मैं एंट्री नहीं दे सका, मेरे सी आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। चलें वो रिजॉइन कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन जी। नंबर 8 एक बार फिर कोई बच्चा लगता है आ रहा है, नो चलिए पहली क्लास खत्म होने वाली है, डोंट वरी।
विल इंशाल्लाह ज्वाइन राइट आफ्टर 5 मिनट ब्रेक के बाद. अभी 10 मिनट है मेरे पास. स्किल्स एक्सरसाइजेज. अब आयजा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है. व्हाट विल बी द लेबल्स ऑफ ग्राफ नंबर 9? नीचे रियल जीडीपी और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल. बेटे कई बच्चों ने जो माइक्रो का क्वेश्चन आया हुआ था लिथियम बैटरीज वाला, उस पे प्राइस लेवल एडीएएस कर दिया था, कोई मार्क नहीं. कई बच्चे डिमांड पुल इन्फ्लेशन में खाली प्राइस क्वांटिटी लेवल करते हैं, कोई मार्क नहीं. मैक्रो का प्राइस लेवल रियल जीडीपी एडीएएस, शाबाश. और लेफ्ट साइड पे देखो, राइट साइड पे प्राइस क्वांटिटी, सिंपल. ये आपका माइक्रो का है. कोई रीजन बता दें आयजा, व्हाई डिमांड एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट? एग्रीगेट डिमांड क्यों राइट पे शिफ्ट होगी? इंजेक्शंस इनटू एक्स माइनस एम, यानी एक्सचेंज रेट कम हुआ, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी. अगर डिमांड इलास्टिक थी, इंजेक्शन आया एक्स माइनस एम का, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी. और गौर करो तो ये कौन सी इन्फ्लेशन का डायग्राम है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का. और राइट साइड पे सिंपल एक डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है. इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस का कम होना, समथिंग लाइक दैट, इनकम्स का बढ़ना राइट पे शिफ्ट करवा रहा है. अच्छा जी, एक बच्चा आ रहा है इस वक्त, पता नहीं बच्चे क्यों आ रहे हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. रुबास मियां है, ओके. ऑल राइट जी, ये हो गए लेबल्स. उसके बाद नंबर 11 अगेन प्राइस लेवल रियल जीडीपी, क्योंकि एडीएएस लिखा हुआ है. राइट साइड पे प्राइस एंड क्वांटिटी. सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज रिमूव हुई हैं. और एएसक्यू शिफ्ट हो रहा है 11 में, कोई रॉ मटेरियल सस्ते हुए हैं, कोई वेजेस कम हुई हैं पूरे मुल्क में, स्टफ लाइक दैट. अगेन प्राइस लेवल रियल जीडीपी 12 का, प्राइस एंड क्वांटिटी आपके 16 का. वर्कशीट के आंसर उसने आपको लेबल करके दे दिए हैं, समझ रहे हैं? जिसको कंफ्यूजन हो, लुक एट ऑल दीज आंसर्स एंड यू विल फाइंड आउट हाउ टू लेबल. एएस का कोई ग्राफ नहीं छोड़ा उसने इस छोटी सी एफर्ट में, इस छोटी सी एक्सरसाइज में. गॉट इट जी? अब मेरे बच्चों, हम कुछ इवेंट्स के साथ ग्राफ को लेबल करना सीखेंगे एंड आई विल इन्वॉल्व यू गाइस मोर नाउ. इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट. शहीर, इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, कैसे दिखाओगे पोटेंशियल ग्रोथ? दो डायग्राम होते हैं इसके. पीपीसी को आउटवर्ड शिफ्ट करोगे और दूसरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को आउटवर्ड शिफ्ट करोगे. वो जो 3 स्टेज में बनता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्ट. परफेक्ट. इंक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट. आयजा कैसे दिखाओगे पीपीसी पे? मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, ठीक है, चाहे ऑन पहुंचे ना पहुंचे. और इसका अशनीना डिमांड सप्लाई वाला, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई वाला कैसे दिखाओगे? एक्चुअल आउटपुट बढ़ रही है, कौन सा कर्व राइट पे शिफ्ट होगा तो एक्चुअल आउटपुट बढ़ेगी? एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन में, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से एक्चुअल ग्रोथ आती है. ये क्लियर रखिएगा, शॉर्ट रन ग्रोथ. इंपोर्ट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव. समीर कौन सा ग्राफ बनेगा? टेक अ मिनट. इंपोर्ट्स महंगी हो रही हैं, उसकी वजह से आपका कौन सा ग्राफ बनेगा? दो बनेंगे, एक माइक्रो का, एक मैक्रो का. मैक्रो का बता दें, पहले बता दें. जी समीर बोले, शाबाश. नहीं नहीं नहीं, इंपोर्ट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव. ये भी ठीक है, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे. लेकिन लॉजिकली आप एग्रीगेट डिमांड को राइट पे भी शिफ्ट करवा सकते हो, क्योंकि इंपोर्ट सस्ती हुई. सॉरी, हाँ, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट करवा सकते हो क्योंकि इंपोर्ट सस्ती हुई, विड्रॉल बढ़ा. दोनों एक्सेप्टेबल हैं. और अगर कोई एक इंपोर्ट थी तो ये आपकी सिर्फ रॉ मटेरियल महंगी होने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है. एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है, बिल्कुल ठीक है. एवरीवन क्लियर ऑन दैट बच्चों? फॉल इन इंटरेस्ट रेट. अगर ये माइक्रोग्राफ है तो कौन से कर्व को किधर शिफ्ट करोगे? फॉल इन इंटरेस्ट रेट. माइक्रोग्राफ है, अब्दुल्ला नजीर किधर शिफ्ट करेंगे? रुबास
इंटरेस्ट रेट फॉल हुए हैं, किधर शिफ्ट करेंगे, कौन से कर्व को, माइक्रो। बच्चों, यू नॉट हेल्पिंग। डिमांड कर्व टू द राइट। बेटे इंटरेस्ट रेट, हाँ सप्लाई भी शिफ्ट होती है राइट, लेकिन डिमांड भी और सप्लाई दोनों शिफ्ट होती है। और मैक्रो में इंटरेस्ट रेट फॉल हुए हैं, कौन सा कर्व शिफ्ट होगा, बोथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि ये डिमांड साइड फैक्टर भी और सप्लाई साइड, लेकिन मेनली एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। फर्म रेजिंग वेजेस ऑफ वर्कर्स, एक फर्म ने वेजेस बढ़ाई हैं। मनाल, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा, माइक्रोग्राफ है। सिद्रा आप बता दो। नॉट एग्रीगेट, एक फर्म वेजेस बढ़ा रही है और सप्लाई राइट पे नहीं बेटे। नो, नॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट नहीं है बेटे। देखो पढ़ो। हाँ, ए फर्म रेजिंग वेजेस, इस तरह की गलती नहीं करनी। अगर वो कहता पूरी इकोनॉमी में वेजेस बढ़ी हैं, उससे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती है इनकम्स बढ़ने से। ठीक है। एक फर्म वेजेस बढ़ा रही है, एक इंडस्ट्री वेजेस बढ़ा रही है, सप्लाई, सॉरी डिमांड शिफ्ट होगी अगर पूरे मुल्क में बढ़ती। एक फर्म की वेजेस बढ़ाने से डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया बेटे, जल्दी से बता दो, क्लियर था। ओके। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मुझे बताएं कौन सा ग्राफ, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट, शाबाश। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा, एग्रीगेट सप्लाई टू लेट। शहीर, समीर और रुबास के अलावा और बच्चे बताओ, बाकी स्कूल्स के बच्चे नहीं बोल रहे। बीटीएससी, बीसीपी, नो वन इज स्पीकिंग। जवाद आप मुझे बताएं, इनकम टैक्स बीइंग रेज्ड, इससे माइक्रोग्राफ कौन सा बनेगा और मैक्रो कौन सा बनेगा। इनकम टैक्स बढ़ा है, पहले माइक्रो सोचो। डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट, इनकम टैक्स ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। और एडी शिफ्ट होगा लेफ्ट पे मैक्रो में। गुड डिफ्लेशन, आयजा कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा, गुड डिफ्लेशन इन इकोनॉमी। नो, गुड डिफ्लेशन, aggregate supply to the right because of greater productivity, more efficiency, more technology. बैड डिफ्लेशन, इसमें एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, प्राइस लेवल भी नीचे और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इसलिए इसको बैड डिफ्लेशन बोलते हैं। इट कॉजेज स्लम्प, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर। अच्छा जी, टाइम खत्म हो रहा है, कितने हैं ये, बहुत ज्यादा है, 10 पे हमने रोका है। जी जी जी। गुड डिफ्लेशन होती है जब, जैसे जापान में एक जमाने में हुई थी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से, जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की, टेक्नोलॉजी, सब्सिडीज, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई राइट पे, प्राइस लेवल गिरा लेकिन रियल जीडीपी बढ़ा, जॉब्स क्रिएट हुई, एम्प्लॉयमेंट हुई, करंट अकाउंट अच्छा हुआ क्योंकि प्राइस लेवल कम हो रहा है। दैट्स अ गुड वन फॉर द इकोनॉमी। बैड डिफ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट। आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, डिस्कस इफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन आर मोर सीरियस, तो उसमें हमने बैड डिफ्लेशन के ग्राफ बनाए थे। 10 पे खत्म कर रहे हैं जी, 5 मिनट्स ब्रेक, 10:30 पे नेक्स्ट लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, एंड डू ज्वाइन अगेन। I'm gonna make your tea.